अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 7 है, इसके एमसीक्यूज़ हैं और इसका चैप्टर 8, 9, 10, 11 करने। इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ करें ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए। जैसे रिवीजन हो जाएगा उसके बाद फिर कंबाइन कर लेंगे, इसको में 100 एमसीक्यूज़ कर लेंगे जो तमाम ऑर्गेनिक सेक्शन से होंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है, नंबर 1 एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है जो 2018 में पूछा गया है कि साइक्लोएल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला। तो साइक्लोएल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ये सारे जनरल फार्मूलाज जो ये आपको याद करने होंगे। सही है बेटा, ये जितने भी जनरल फार्मूलाज हैं ये आपने एक कॉपी पे अपने कॉलम बना के एक तरफ उसका नेम और दूसरी तरफ उसका फार्मूला लिख के आप याद करें इसको। इन द फॉलोइंग, नंबर 2, इन द फॉलोइंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एक ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम, मतलब ये जो आपके सामने पूरा का पूरा एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें इस बात का तयन करना है कि कहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो आपको ये नजर आ रहा है नंबर 1 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो sp कहाँ पे? ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला, ये कोई भी नहीं हो सकते क्योंकि sp सिर्फ और सिर्फ किसमें मौजूद है? इसमें मौजूद है। और हमें ये बात पता है कि जब sp2, जब डबल बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इथाइन, इथीन और इथेन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक जो किताब के अंदर मौजूद है ये उसमें से लिया गया एमसीक्यूज। दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर। अब ऑर्थो डायरेक्टर कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टर कौन से होते हैं, इसका नोट्स के अंदर भी चार्ट बना हुआ है और इसके साथ साथ इसका चार्ट जो है वो आप बुक में भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर ऑर्थो डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक जगह पे लिखे तमाम, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एक जगह पे लिखे। उसके बाद इसमें से याद करें इसको कि ऑर्थो डायरेक्टर कौन से और मेटा डायरेक्टर कौन से। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा? -COOR हो जाएगा। सही है, दिस इज योर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड सल्फर मोनोऑक्साइड, जब सल्फर मोनोक्लोराइड को इथीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए, ये वाला एमसीक्यूज जो है MC4 ये बहुत दफा पूछा जा चुका है, कई एतबार से पूछा जा चुका है। तो मस्टर्ड गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है बेटा? मस्टर्ड गैस। अब ये मस्टर्ड गैस का फार्मूला क्या होता है, कैसे बनती है, इसका कॉमन क्या नाम है? बीटा बीटा करके इसका नाम एक और लिखा हुआ है। इस पूरी इक्वेशन को भी याद करें, इसका एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कॉमन नेम क्या है, फार्मूला कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसका। तो जब इथीन रिएक्ट करता है सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ तो मस्टर्ड गैस बनती है, इथीन के टॉपिक में मौजूद है। नंबर 5 है दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। देखिए बेटा, इससे पहले भी सवाल आया था मेटा डायरेक्टिंग, यहाँ पे सवाल रिपीट हो रहा है जो 2015 में भी आपसे पूछा जा चुका है। नंबर 5 पे लिखा हुआ इथीन इज प्रोड्यूस्ड बाय इथेनॉल बाय, इथीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथेनॉल। इथीन, जब इथीन बन रही है किससे? इथेनॉल से। अब इथेनॉल में आता है OH ग्रुप, इथेनॉल में किसमें आता है? OH। और यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? इथीन बन रही है। तो आपने इस बात की तरफ तवज्जो रखनी है कि ये हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन का इजाफा होना, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन का निकल जाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिहाइड्रेशन। सही बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। द करेक्ट आंसर इज डिहाइड्रेशन। सही है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रेशन इसमें से जा रहा है, हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है। सही है, इसके बाउट हो रहा है। ऑन पासिंग फिनोल पेपर्स ओवर रेड हॉट जिंक डस्ट, द रिडक्शन प्रोडक्ट फॉर्म बाय। देखो बेटा, ये इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशंस को इन्होंने एमसीक्यूज बनाया हुआ है। तो जितने भी बेंजीन की इक्वेशंस हैं उन सबको याद कर लें आप लोग, जो इसमें खास तौर पे पूछी गई हैं। जब जिंक डस्ट के साथ फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है? बेंजीन बनता है। ऑन पासिंग सोडियम बेंजोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोडक्ट फॉर्म। सोडियम बेंजोएट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेंजीन के टॉपिक में मौजूद है। तो प्रोडक्ट जो बनती है वो क्या होती है भाई?
बेंजीन ही बनती है। सही है। दिस गैस वॉज यूज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहली वर्ल्ड वॉर में मस्टर्ड गैस इस्तेमाल हुई थी। इससे पहले मैंने बोला कि आप मस्टर्ड गैस वाला टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन। इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो डिहाइड्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप सब्सटीट्यूशन को देख लें और एलिमिनेशन को देख लें, ज्यादातर यही दो चीजें, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन बिल्कुल अलग चीज है और इस साल हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था। जबकि एडिशन रिएक्शन जो है उसके अंदर ऐड होने वाली बात होती है कि कोई चीज बाहर से आके उसमें ऐड हो रही है। तो डिहाइड्रेशन में सब्सटीट्यूशन वाला और एलिमिनेशन वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सब्सटीट्यूशन मतलब एक चीज का आना दूसरी चीज का उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाना, और डिहाइड्रेशन जो होता है रिमूवल। तो डिहाइड्रेशन भी रिमूवल है और एलिमिनेशन भी रिमूवल है, तो एलिमिनेशन इज द राइट आंसर। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन इज 12 C6H6। कार्बन कार्बन के साथ 6 बॉन्ड बना रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी कितना बना रहा होता है, 6 बॉन्ड बना रहा होता है। अगर इसमें पूछा जाता कि द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं बेंजीन में, तो 12 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, और डबल बॉन्ड कितने मौजूद होते हैं, 3। तो 12 और 3 15 टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की तादाद होती है। सही है। दिस हैज द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास। इनमें से किसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है, टॉलिन है, फिनॉल है, बेंजीन और मस्टर्ड गैस है। तो मस्टर्ड गैस में 2 दफा क्लोरीन लगा होता है, और 1 क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 36.5। और टॉलिन ले ले, फिनॉल ले ले, बेंजीन ले ले। देखो बेंजीन का जितना भी मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ OH का इजाफा कर हुआ है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा है, OH का इजाफा हो रहा है। टॉलिन में CH3 का इजाफा हो रहा है, जबकि मस्टर्ड गैस में सल्फर भी मौजूद है जिसका अपना 32 होता है। क्लोरीन 2 दफा लिखा हुआ है 36.5 36। तो वैसे ही देख के पता चल रहा है कि मस्टर्ड गैस है। दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग इथीन विद सल्फर मोनोक्लोराइड। नंबर 13 है वही इथीन विद सल्फर मोनोऑक्साइड। मैंने कहा ये बार बार कई दफा पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मस्टर्ड गैस। दिस गैस यूज इन वेल्डिंग। वेल्डिंग के अंदर कौन सी गैस, अब देखो बेटा बात सुनो, इथेन, इथीन और इथाइन की हेडिंग डाली जाए और उसके नीचे इन सबका एक एक यूज, अगर इथेन में यूज नहीं लिखा हो तो छोड़ दिया जाए। इथीन और इथाइन में इसके यूजेस लिखे हुए हैं तो उसके यूजेस को डाउनलोड लिख लिया जाए, अपने पास रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाए कि इथाइन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इथीन कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये सवाल भी कई दफा पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसके नीचे एक और 2011 का MCQs लिखा हुआ है, इथाइलिन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स, प्रिपेयरिंग ऑफ मस्टर्ड गैस, ऑल ऑफ दिस। तो इथाइलिन जो है, ये इथाइलिन मतलब इथाइन जो है वो इन तीनों जगह पे इस्तेमाल होता है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो जैसे मैंने कहा इसका चार्ट बना लेंगे, आसानी हो जाएगी। ब्लड कैंसर कॉज्ड बाय, ब्लड कैंसर क्यों होता है 2017, ड्यू टू बेंजीन। बेंजीन की वजह से हमें ब्लड कैंसर हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये इस साल का MCQs नहीं है क्योंकि इस दफा हमारे पास मीथेन का टॉपिक नहीं है। इसके बाद देखिए ना, मार्कोनिकफ रूल विल बी एप्लीकेबल इन द एडिशन ऑफ HBr। ये जो मार्कोनिकफ रूल है इसको तवज्जो से आप लोग देखेंगे तो ये शुरू हो रहा है इथाइन से। किससे शुरू हो रहा है, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH से। लेकिन मार्कोनिकफ रूल अप्लाई होता है दरमियान में, जब एक Br आके लग जाए। और मार्कोनिकफ रूल क्या कहता है कि अगर इसके अंदर इस वाली चीज में अगर एक Br और आएगा तो किस जगह पे आएगा, तो जिस तरफ हाइड्रोजन कम होंगे उस तरफ आएगा, तो हाइड्रोजन कम कहाँ पे, इस तरफ। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, मार्कोनिकफ रूल अप्लाई होगा, जहां मैंने H को रेड किया है। इसके बाद लिखा हुआ है बेटा नंबर 18 है, दिस गैस विच वॉज यूज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहली जंग अजीम के अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल हुई थी, तो भाई वो मस्टर्ड गैस इस्तेमाल हुई थी। और आखिरी है द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन CH4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये भी इस साल का हमारे पास 2010 में ये क्लोरिनेशन वाला टॉपिक नहीं है। अच्छा, अब जो मैंने आपको पूरा करवाया है इसका ये की बनी हुई है पूरी ना मेरे पास,
तो अगर आप लोग चाहें तो इसकी एक एक तस्वीर देखिए। चैप्टर नंबर 7 यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, अगर चाहें तो आप लोग इसकी पिक ले सकते हैं। सही बेटा, ये आप लोगों ने तस्वीरें ले ली होंगी इनकी दोनों की। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे और फिर 9 और 10 और फिर उसके बाद हम 100 MCQs के बाद दोबारा शुरू करेंगे। इसका रिवीजन आप लोग कर लें, जो मैंने बोला जहाँ जहाँ पे चार्ट बनाने को वहाँ पे चार्ट बना लें, चैप्टर को रिव्यू कर लें ताकि जब मिक्सचर में आए MCQs तो करना आसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।